तो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को आपको कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर। देखो जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, सारे डेटा को कलेक्ट करना, सर्वे करके डेटा लेना कि भाई इंडिया के अंदर लोग कितना कमा रहे हैं, या कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितना जी जाते हैं, कितने लेवल तक की पढ़ाई करनी है, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे क्या है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उस डेटा को आपको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे एनालाइज करना है, और फिर कैसे प्रेजेंटेशन करना है, ये सारा कौन सिखाएगा आपको, स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, डेटा कलेक्ट करना। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ाया जाता है डेटा को कैसे कलेक्ट वगैरह करना है। अभी क्या सिखाऊंगा मैं आपको कि डेटा कलेक्ट हो गया मान लो, अब इसी उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। बिकॉज ज्यादातर जो आपका जो कलेक्शन वाला डेटा का जो पार्ट है वो तो क्या है, सारी थ्योरी। वो 40 मार्क्स का ही आपकी स्टैटिस्टिक्स थ्योरी आएगी, ज्यादा से ज्यादा आपकी 7 से 8 मार्क्स की। बाकी 30-32 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, सारा का सारा प्रैक्टिकल आने वाला है। तो हम सारा प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। अब ये सोचो आगे के जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक है ना, उसका ये क्या है, बेस। जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक है उसका ये क्या है, बेस। तो इसको ध्यान से समझ लेना, फिर आगे के टॉपिक्स आपको क्या लगेंगे, आसान लगेंगे। देखो जो अपना इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू कलेक्ट डेटा थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो डेटा कैसे कलेक्ट होता है सर, प्राइमरी सोर्सेज के साथ और सेकेंडरी सोर्सेज के साथ। क्या होते हैं प्राइमरी सोर्स, क्या होते हैं सेकेंडरी सोर्स, वो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। अभी ये सोचो एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स सीधी सी बात है, मैंने इससे पूछ लिया सीधा, हाँ भाई आप कितना पैसे कमाते हो, इसने मेरे को बता दिया, कौन सा सोर्स हो गया, प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो गया, मैंने इससे पूछा कनिष्ठ से लक्ष्य के बारे में, मैंने पूछा यार ये लक्ष्य कितना कमाता है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। जब किसी और से मुझे आपके बारे में पता चल रहा है। प्राइमरी क्या हो गया, जब डायरेक्टली मैं आपसे डेटा ले रहा हूँ। इतनी सी बात समझो, ठीक है। फिर आगे डिटेल में हम चैप्टर्स, बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। द कलेक्टेड डेटा, डेटा कैसा होता है बच्चों, इजी होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपको उसको क्या करना है, इजी। सामने वाला जो भी देखे उसको क्या लगे, इजीली वो समझ जाए। तो डेटा तो कैसा होता है सर, कॉम्प्लेक्स होता है। और कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ फिगर्स। तो ये सारी फिगर्स है, कैसी है, अनऑर्गेनाइज, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है। विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। वेरी डिफिकल्ट होता है इसको एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। अब देखो क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबकी फैमिली इनकम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं क्या करूंगा, डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज कर दूंगा कि मान लो जिसकी फैमिली इनकम है 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज की, जिसकी फैमिली इनकम है 1 लाख से लेके 2 लाख की, तो उन सबको मैं एक कैटेगरी के अंदर डाल दूंगा। अब मैं हर किसी का तो अलग अलग, कोई बोलता है सर हमारी फैमिली इनकम है 60,500 मंथली, कोई बोलता है सर हमारी है 75,900। तो ऐसे तो मैं डेटा नहीं बना सकता, मैं क्या करूंगा, एक कंटिन्यू सीरीज बना दूंगा और उसके अंदर जितने लोग फॉलो कर रहे होंगे डाल दूंगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक द डेटा कैपेबल ऑफ, डेटा को कैसे बनाना है बच्चों, कैपेबल टू एनालाइज, उसको समझने के लिए प्रेजेंट करना है। दीज आर क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। तो इसको प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई, और प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, टेबुलेट। तो मैंने पॉपुलेशन को जैसे क्लासिफाई कर दिया कि कितने लोग पुअर है, कितने मिडिल क्लास है, कितने अपर मिडिल क्लास है, कितना रिच क्लास में जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और फिर उस क्लासिफिकेशन को मैंने अगर टेबल में डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, टेबुलेटेड। तो द कलेक्टेड डेटा इज क्लासिफाइड इनटू, किसके अंदर क्लासिफाई करते हैं बच्चों, क्लासेस के अंदर। और उसके अंदर क्या हो जाता है, सब क्लासेस। अब जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल उसमें डेटा ऑर्गेनाइज करना है कि कितने कॉमर्स के स्टूडेंट है, कितने साइंस के स्टूडेंट है, फिर किसमें सब क्लासिफाई करा, कितनी गर्ल्स है, कितने बॉयज है, अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या था, कितने बॉयज है, कितनी गर्ल्स है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। कलेक्टेड डेटा इज क्लासिफाइड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ टैबुलेशन इज टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डेटा इन अ सिस्टमैटिक टेबुलर फॉर्म। जो डेटा आपने क्लासिफाई कर दिया, अब उसको आपको किस में डालना है, टेबल्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। डेटा को क्या करना है बेटा, डेटा क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड। डेटा क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड, फैला हुआ था इधर उधर इधर उधर। आपने उसको क्या करा, अरेंज करा, किसके अंदर, सीक्वेंस के थ्रू। कौन कितना लोग 10,000 से लेके 20,000 कमाता है, कितने लोग 20,000 से 30,000 कमा रहे हैं, कितने 30 to 40,000 कमा रहे हैं, एंड ग्रुप्स। तो मैंने सीक्वेंस में अरेंज करा, ग्रुप्स में अरेंज करा, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। अब उनको सेपरेट करा किसी सिंपल या फिर रिलेटेड पार्ट। जैसे मैंने बोला कॉमर्स, कॉमर्स के कितने बच्चे, फिर मैंने बोला कि इसमें से कितनी गर्ल्स है और कितने बॉयज है। फिर आगे मैंने उसको सब क्लासिफाई करा, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे स्कूल के नहीं पढ़ रहे, किसने मोर देन 80% स्कोर करा, किसने 80% से कम स्कोर करा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखो फटाफट से। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स।
और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। वाली भी नहीं है, क्वेश्चन भी। ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करेंगे हम? प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। अब ये सारी चीजें करने की जरूरत है। अब क्या है, सीधा आ रही है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सर ये डेटा को हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? व्हाई टू क्लासिफाई द डेटा? टू सिंप्लीफाई, डेटा को सिंपल करने के लिए, और कंडेंस द मास ऑफ डेटा। इतना सारा जो डेटा है उसको अपने को क्या करना है? शॉर्ट करना है। उसको क्या बोलना है? कंडेंस करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है। तो और डेटा को क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है सर? सिंप्लीफाई करना है, कंडेंस करना है, किसको? डेटा को। तो हेडिंग डाल लो ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस डेटा। टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस कंडेंस डेटा। अंदर का पढ़ने की जरूरत फिर से नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग करना है, अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग समझ गए हो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज एंड फ्रेगमेंटेड डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग अ पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस क्या है? जब हम पॉपुलेशन की काउंटिंग कर रहे हैं, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया सेक्स के बेसिस के ऊपर, मैरिटल स्टेटस के ऊपर, एजुकेशन ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर। हमने क्या कर दिया? पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन कर दी। एक्सप्लेन करना है सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा, कि कितनी चीजें सिमिलर है और कितनी चीजें क्या है? डिसिमिलर है। अब जैसे मान लो मैं कंपेयर कर रहा हूँ पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन विद द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मुझे क्या पता चला यार, जो दिल्ली के जो बच्चे हैं वो थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा एजुकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू द बच्चे जो कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पता चला। नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर इन दिल्ली एज कम्पेयर टू द फीमेल्स इन वेस्ट बंगाल। लिटरेसी रेट जो दिल्ली का ज्यादा है, वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट क्या है? कम है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब आपने डेटा को कलेक्ट करा है और डेटा को प्रॉपर क्या करा है? क्लासिफाई करा है। अब जब आपने कंपेयर करा वेस्ट बंगाल का डेटा दिल्ली के डेटा के साथ, तो कुछ सिमिलैरिटीज पता चली कि जो चीजें कॉमन है, और कुछ कौन सी बातें पता चली जो डिसिमिलर है। तो लिख लो सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्या आता है? फैसिलिटेट कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करा ना दिल्ली का किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ। अब हमें पता चला, मान लो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। अब मान लो एक कंपनी है, मान लो नायका कंपनी है, उसको क्या करना है? अपने शॉप्स ओपन करनी है, बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करनी है। तो सबसे पहले कहाँ पे अटैक करेगी? वेस्ट बंगाल के अंदर कि दिल्ली के अंदर? सर दिल्ली के अंदर सबसे पहले। अब एप्पल कंपनी थी, वो स्टोर खोलने को बिहार में क्यों नहीं खोला उसने? जगह भी सस्ती मिल जाती। एप्पल के स्टोर्स खुले मुंबई में, उसके बिहार में बहुत सस्ती जगह मिल जाती। वेस्ट बंगाल में सस्ती, वहां गया वो मुंबई के अंदर, फिर गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में भी कौन से, कहाँ पे? साउथ दिल्ली के अंदर, जहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे पैसे। मुंबई के भी अंदर कौन से मॉल में? सबसे टॉप मॉल के अंदर गया। तो भैया यहाँ पे क्या करा उसने? स्टडी करी है, क्या रिलेशनशिप स्टडी करी है ना। उसने देखा कि भैया यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा पैसे, तो वो वहां पे विजिट करेंगे। अब कभी बीएमडब्ल्यू का शोरूम किसी गांव में खुलेगा क्या? जगह तो सस्ती मिल जाएगी सर, खुलेगा बीएमडब्ल्यू का? भाई ताऊ अपना ट्रक चढ़ा देगा बीएमडब्ल्यू के ऊपर, है ना। गांव के भैया जो है, और गाय आ जाएंगी, भैंस घुस जाएगी अंदर, हमें भी बीएमडब्ल्यू में सैर करवा दो। ऐसा होएगा क्या? नहीं। तो कभी भी आपको अपना बिजनेस करना है, आप डेटा को एनालाइज करोगे, रिलेशनशिप को समझोगे, है ना। अब जैसे मान लो अगर मेरे को पढ़ाना है, तो मैं कोई ऐसी जगह पे जाऊंगा ना जहाँ पे बच्चे ज्यादा है ना। वहीं पे तो मैं क्या करूंगा? अपना इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करूंगा जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे स्टडी करना है आपको क्या? बच्चों, रिलेशनशिप। प्रिपेयर करना है डेटा फॉर टेबुलेशन और टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। अब इसके अंदर जो है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स याद करने हैं आपको? 4, एनी 4। 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लिख लो, लेकिन ज्यादातर फोकस इसके ऊपर करना, कौन सी भी 4 पॉइंट्स के ऊपर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन। तो पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा डेटा, उसके बाद ही तो क्या बना पाओगे? टेबल्स। तुमने याद है टेबल्स वाला टॉपिक करा था, उसमें पहले क्या करा था? क्लासिफाई। पहले तुम एक चार्ट बनाते थे, और उसके बाद चार्ट के बाद आप क्या बनाते थे? टेबल्स। Only classified data can be presented in a tabular form. और एक मेंटल पिक्चर बन जाती है जब आपने प्रॉपर्ली डेटा को क्या कर रखा है? क्लासिफाई कर रखा है। तो आपने पूरी स्टेट्स की इनकम को क्लासिफाई कर रखा है कि सर हाईएस्ट अर्निंग स्टेट्स कौन कौन सी है।
तो अपने को पता है सर जब बिजनेस करना है तो उन वाली स्टेट्स के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो एक मेंटल पिक्चर बन जाती है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनेबल्स वंस टू फॉर्म, जैसे आपने क्लासिफाई करा है तो एक मेंटल पिक्चर बन जाती है। ऑब्जेक्ट्स एंड समराइज डेटा कैन बी इजिली बी रिमेंबर, इजिली आप उसको रिमेंबर कर पाते हो। जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड है ना, पूरे साल आप जो भी करते हो फाइनली एक दिन आपको क्या मिलती है, रिपोर्ट कार्ड। पूरे 3 महीने 6 महीने में आपने जो भी करा। अब पेरेंट्स को तो हर टेस्ट के बारे में तो नहीं बता सकते, क्लास टेस्ट लिए, यूटीज लिए, फिर टर्मिनल्स हुए, सीधा क्या बताते हैं, आपके बच्चे की आई 87%। सीधी सी बात, या तो वो खुश होंगे या तुम्हें पीटते हुए घर पे ले आएंगे। ठीक है, चलो। सर एक गुड क्लासिफिकेशन कब होती है, एक अच्छी क्लासिफिकेशन को कब मानेंगे, अंदर का ज्यादा नहीं पढ़ना, अंदर का लर्न भी नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कितने मार्क्स की थ्योरी है, 7 से 8 मार्क्स की। 32 मार्क्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, 8 मार्क्स में हम 4-5 नंबर भी एग्जाम में ले बहुत है। ठीक है, चलो आगे। रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छी क्लासिफिकेशन कब होगी, जब हमने अच्छे से क्लासिफाई कर रखा है सर किसी भी डेटा को। हाँ जी, जब वो प्रॉपर क्या है, सुटेबिलिटी। सर मतलब समझ में नहीं आया, बता सकते हो क्या। सुटेबल डाटा, अब जैसे मान लो मेरा किसका काम है, पढ़ाने का काम, और कोई मेरे को डेटा दे रहा है, मान लो कि आसपास कितने फूडी लोग रहते हैं, लोगों को क्या पसंद है। मान लो मेरे पास डेटा आया 40% बच्चों को चाइनीज पसंद है, 30% बच्चों को साउथ इंडियन पसंद है, 5% बच्चों को इटालियन पसंद है। ये डेटा आया, मैंने एक बंदे को भेजा, जा भाई बच्चों से क्या लेकर आ, घर पे जाके बच्चों का डेटा लेकर आ। तो मैं उससे चाहता था एक बंदे से कि तू जाके देखिए कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कितने बच्चों ने कॉमर्स ले रखे, कितने बच्चों ने आर्ट्स ले रखी है। बंदा क्या पूछे आया, खाने के बारे में पूछे आया, आपके बच्चों को क्या क्या पसंद है। और मेरे पास डेटा ले आया, सूटेबल है डेटा मेरे लिए, नहीं यार ये मेरी क्लासिफिकेशन किसी काम की नहीं है कि बच्चों को क्या पसंद है, हलवाई थोड़ी ना बनना है मेरे को। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, सूटेबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको सूट करे, आपके बिजनेस को सूट करे। ठीक है, अब जो बीएमडब्ल्यू वाला है वो क्या डेटा क्या चाहिए उसको, फैमिली इनकम चाहिए उसको, लोगों की इनकम पूछना, उसको ये नहीं पूछना कितनी मेल्स है कितनी फीमेल्स है, क्या मतलब, उसको क्या पूछ रहा है, इनकम। उसको डेटा चाहिए, क्लासिफिकेशन चाहिए इनकम की। तो एक गुड क्लासिफिकेशन क्या होती है, जो आपको सूटेबिलिटी हो, ठीक है, जो सूट करे। जैसे फिफ्थ, इफ इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू इंक्वायर इनटू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की क्या जान रहे इकोनॉमिक कंडीशन, इट विल बी ऑफ नो यूज टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो अब ये रिलीजन का डेटा ले आए तो क्या सुटेबल है, नहीं सर, हमें तो इनकम पता करनी थी। अनएम्बिगुअस, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब सर डेटा सारा कैसा होना चाहिए, क्लियर, डेटा कैसा होना चाहिए, क्लियर, इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला भाई सबसे तू पूछ के आया ना कि अपनी मनमर्जी से तूने क्या कर दिया, सारा सर्वे को भर दिया। मान लो कोई भी फॉर्म आया आपके पास और आपने एक बंदे से भरवा लिए सारे के सारे 20 के 20 फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डेटा कैसा है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये है इनकरेक्ट। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो डेटा गलत है, जिसके अंदर थोड़ा शक बनता है। डेटा कैसा होना चाहिए, क्लासिफिकेशन कैसे होनी है, अनएम्बिगुअस, जो एकदम क्लियर हो, साफ साफ बता रखा हो, कोई भी झूठ नहीं बोल रखा आपको। यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, सर द डेटा प्रोवाइडेड इज करेक्ट, जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, करेक्ट है। एग्जॉस्टिवनेस, डेटा कैसा होना चाहिए, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, आगे गाड़ी का एग्जॉस्ट है। Classification should be so exhaustive that every unit of series should find place in one group or the other। मतलब कहना मैं क्या चाहता हूँ, अगर हमें शास्त्रीनगर का सर्वे करना है, किसका सर्वे करना है, शास्त्रीनगर। पता है शास्त्रीनगर कितना बड़ा है, एक फैमिली रहती है, बहुत सारी फैमिलीज, लाखों फैमिलीज रहती है यहाँ। तो क्या हर किसी का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हर किसी का डेटा। हम किस में जाएंगे, पहले हम ए ब्लॉक पे अटैक करेंगे, फिर बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक के अंदर अटैक करेंगे। मान लो ए ब्लॉक के अंदर अगर 2000 फैमिलीज रहती है, तो कम से कम अपने को डेटा कितना चाहिए, 1000-1200 को फैमिली का ले लेंगे। बाकी 800 फैमिलीज का हम उसमें से क्या लगा लेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि वो भी ऐसा ही खर्चा करते होंगे। ऐसा है कि नहीं है, बोलो। इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिवनेस। इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिवनेस। भैया सारा का सारा आप डेटा नहीं ले सकते, लेकिन आपका जो सैंपल जो होना चाहिए ना, जो आप सैंपल जो ले रहे हो, जैसे मान लो ए ब्लॉक में गया, ए ब्लॉक में कितनी फैमिलीज थी, 2000, लेकिन मैंने डेटा लिया कितनी फैमिली से, 1200, बाकी 800 फैमिलीज का मैंने अपनी तरफ से एक अज्यूम कर लिया कि जब 1200 फैमिलीज को ये सारी चीजें पसंद है या उनकी ये इनकम है, बाकी 800 का भी ऐसे होगा। इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिवनेस। फिर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, डेटा कैसा होना चाहिए, रिजिड के फ्लेक्सिबल। सर डेटा होना चाहिए आपका फ्लेक्सिबल। डेटा में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी। ये नहीं कि जब दूसरी बार आपसे आंसर पूछा गया, अभी मैंने आपसे पूछा, इसको पूछा प्रांजल क्या आपको पसंद है, एक दिन बोलता चाइनीज, अगले दिन बोलता साउथ इंडियन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डेटा कैसा होना चाहिए, स्टेबल।
ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे नहीं स्टेबल। चलो ये तीन चार पॉइंट लिख लो बच्चों। अनएम्बिगुअस, एग्जॉस्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी। होमोजीनियस पता है, होमोजीनियस गुड्स पढ़े थे, क्या होते थे होमोजीनियस? जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं। जैसे मैं साबुन सोप की बात कर रहा हूँ, तो चाहे वो लाइफ बॉय हो, चाहे वो डिटॉल हो, चाहे वो डव का हो, है तो वो क्या है सोप। तो सोप क्या है, ये क्या है होमोजीनियस गुड्स है। ये कैसे गुड्स है, ये डव ले लो, डिटॉल ले लो, जितने भी साबुन की कंपनीज हो गई, ये सारे क्या है होमोजीनियस गुड्स, दिखने में एक जैसे होते हैं। सर रेक्टेंगल हो गए या थोड़े से गोल गोल से होंगे, लेकिन काम उनकी प्रॉपर्टी का एक चीज सर वॉश करने के लिए काम आते हैं। तो क्लासिफिकेशन है सेट टू बी होमोजीनियस इफ सिमिलर आइटम्स आर प्लेस्ड इन अ क्लास। तो अगर मैंने सोप की बात करी तो जितनी भी कंपनीज है वो आ गई यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं होमोजिनिटी। जैसे मैंने शास्त्रनगर में बोला कि कितने लोगों को नॉर्थ इंडियन पसंद है, तो पता चल गया भाई 50,000 लोगों को शास्त्रनगर के अंदर क्या पसंद है, नॉर्थ इंडियन पसंद। तो दिस इज नोन एज होमोजिनिटी। सेम जिसके करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टर सेम करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर जब आपने क्लासिफिकेशन करी, दैट इज नोन एज होमोजिनिटी। हाँ, ऊपर रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। सिर्फ हेडिंग हेडिंग याद करनी है, और थोड़ा सा जो मैं हिंदी में जो बता रहा हूँ बस उसको सुन लो समझ लो, बस अंदर का याद नहीं करता। ठीक है, डन। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सर कैसे क्लासिफाई करोगे डेटा को? सर या तो मैं सिर्फ अभी सुन लो मेरी बात, सर या तो मैं डेटा को क्लासिफाई कराऊं करूंगा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने दिल्ली को बांट दिया नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर एक क्या होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से। जैसे मैंने बोला अगर मैं बात कर रहा हूँ 2020 2021 को कंपेयर कर रहा हूँ वर्सेस डेटा को कंपेयर कर रहा हूँ 20 to 23 के साथ, इसको क्या बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम के हिसाब से जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर बात करते हैं सर दूसरा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स। किसके हिसाब से, क्वालिटेटिव क्लासिफाइड डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भैया। जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा किसको नॉर्थ इंडियन पसंद है या किसको साउथ इंडियन पसंद है, ये क्या है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, कुछ डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब मैंने यहाँ पे बात कर दी इनकम ग्रुप की, किसकी बात कर दी इनकम, वहां पे क्या होंगे आपके नंबर्स। तो जब नंबर्स के बेसिस पे जा रहे हो तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन हो गई, ज्योग्राफी के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गई, एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ठीक है, ये हो गई ज्योग्राफिकल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गई, टाइम पीरियड के हिसाब से जब मैं बात कर रहा हूँ। क्वालिटेटिव क्या होगी, जब उनकी किसी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्लासिफाई करता हूँ। और क्वांटिटेटिव क्या होगी, जब उनकी किसी इनकम या नंबर्स के ऊपर मैं उनको क्या कर रहा हूँ क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो ये क्या है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिर्फ इसके नाम आपको याद होने चाहिए कि सर कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव आगे दो क्लासिफाई हो जाती है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या होती है अभी बताता हूँ, पहले इन चार के नाम लिख लो बच्चों, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिर्फ नाम लिखना है आपको, फिर अभी पढ़ाता हूँ आपको। सिर्फ अभी नेम लिख लो, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कर दिया, यस, लिख लिया, देखो, हाँ लिख ले, लिख ले।
statistical series can be classified on the basis of characteristics on the basis of construction. इसको नोट करना है चार्ट रजिस्टर में. ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक होती है बच्चों टाइम सीरीज. टाइम सीरीज की बात करते हैं. देखो, इफ द डिफरेंट वैल्यूज दैट आर वेरिएबल हैज बीन टेकन इन अ पीरियड ऑफ टाइम आर अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जैसे मैंने बोला 2021, 2022, 2023, इसको क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज. फॉर एग्जांपल रेफर टेबल 4.2 फॉर द पॉपुलेशन. जैसे हमने पॉपुलेशन काउंट करा 1951 से लेकर 2011 का, इसको क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज. के समय के साथ साथ कैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ती रही. फिर एक होती है आपकी स्पेशल सीरीज. द डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन या फिर ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन, उसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? स्पेशल सीरीज. ठीक है. आगे कंडीशन सीरीज. इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकर अंडर सर्टेन कंडीशंस. जैसे स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एज के हिसाब से, हाइट्स के हिसाब से, वेट्स के हिसाब से, उसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? कंडीशन सीरीज. भैया मैंने आपको सिखाया था ना क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रहा है. हमने सीखा था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन वगैरह. अब उसको आगे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कैसे और बांट दिया जाता है. फिर आगे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू सीरीज, ये सारा हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर आगे के चैप्टर्स के अंदर. हम आगे इसको सीखेंगे. ठीक है, अभी नहीं समझा रहा, बाद में समझाऊंगा. अभी आगे जैसे आपकी इंडिविजुअल सीरीज. आगे आपकी कौन सी सीरीज बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज. यहाँ पे सिर्फ एक आइटम की बात करते हैं. कितने आइटम? ओनली वन सिंगल. इंडिविजुअल सीरीज refers to that series in which items are listed singly. That is, each item is given a separate value of measurement. If marks of 10 students in class 11th are given individually, तो 10 बच्चों के मार्क्स गिवन है. मान लो क्लास के अंदर 10 बच्चों के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ द पेपर ऑफ 20 मार्क्स. किसी के 2 नंबर है, किसी के 5 नंबर है, किसी के 12 नंबर है, किसी के 15 है, किसी के 18 है, किसी के 19 है, किसी के 20 है. तो ये कौन सी सीरीज हो गई? इंडिविजुअल सीरीज. क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के जब मार्क्स गिवन है, उसको कौन सी सीरीज बोल दिया हमने? इंडिविजुअल सीरीज. ये क्लासिफाई होती है इंडिविजुअल सीरीज अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज एन अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा. ये कैसा डेटा है? रॉ डेटा. अरेंज ही नहीं कर रखा हमने प्रॉपर. सिर्फ डेटा आपको गिवन है, आपको पता ही नहीं किस चीज का डेटा है. प्रॉपर इसकी क्या नहीं हो रखी? क्लासिफिकेशन नहीं हो रखी. अब जैसे मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज फॉलोज. 35 10 बच्चों के मार्क्स है. 40 38 17 25, ये 10 स्टूडेंट्स के आपको क्या गिवन है? मार्क्स. द गिवन डेटा, ये डेटा कैसा है आपका? अनऑर्गेनाइज्ड. That is, it is in the raw form. Such a presentation of data does not give any useful information and is rather confusing to the mind. अब इस मार्क्स का अपने को क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा. एक होता है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, जो कि प्रॉपर्ली क्या है? अरेंज कर रखा है आपने मार्क्स को. अब देखो, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, जब आपने इसको डेटा को अरेंज कर दिया किसके हिसाब से? सीरियल नंबर के हिसाब से. तो आपने क्या बोल दिया? देखो, एक टेबल सी बनाई आपने, बच्चों का नाम लिखा और इसको क्लासिफाई कर दिया, डेटा को लिख दिया. अब ये फिर भी थोड़ा सा क्या लग रहा है आपका? ऑर्गेनाइज्ड. ये क्या लग रहा है? थोड़ा सा आपका ऑर्गेनाइज्ड. आपने इसको क्लासिफाई कर दिया, सीरियल नंबर दे दिया, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, रोल नंबर के हिसाब से जब आपने क्लासिफाई कर दिया कि रोल नंबर 5 आपके इतने मार्क्स आए, रोल नंबर 6 आपके इतने मार्क्स आए, उसको क्या बोलेंगे? ठीक, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड डेटा. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप क्लासिफाई कर सकते हो. अब देखो ना, सबसे कम मार्क्स ऊपर लिखो और सबसे ज्यादा मार्क्स बाद में. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा. जब उसमें आप क्लासिफाई करते हो उसको भी बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. अब ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. डिस्क्रीट सीरीज के अंदर
दो चीजें आ जाती है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। अब सबसे पहले क्या सीखेंगे बच्चों, आपको दोबारा से सिखाएंगे, आपको आपका बचपन याद दिलाएंगे। टेलीमार्क्स। क्या सीखेंगे बच्चों? टेलीमार्क्स। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ, कितने बच्चे को मार्क्स गिवन है नीचे 28 ऑफ क्लास 11th इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 28 बच्चों के मार्क्स गिवन है, आपको इसका क्या बनाना है? क्वेश्चन आता ही ये, फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको, 3 नंबर फ्री के मिलेंगे, आपको क्या बनानी है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो आपको कितने तरीके मार्क्स दिख रहे हैं, एक तो 20 नंबर दिख रहा है, 15 नंबर, 10 नंबर, और कौन सा दिख रहा है? 20 20 हो गया 10 बस। और कौन सा दिखा? 25 भी दिखा, मैडम को 25 सबसे ज्यादा नंबर दिख गए। अब आपने क्या करा? मार्क्स लिख लिए 10 15 20 25। पहला किसका था? मार्क्स। फिर क्या है? टेली मार्क्स। अब 10 बच्चों के कितने, कितने बच्चे 10 वाले? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के टेली मार्क्स बना लोगे? 1 2 3 4 5 6 7। प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं है। अब 15 बच्चों का आप लोग गिन लोगे? है, गिन लोगे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो? ये चश्मा लगा, ये 4 4 आंखों से 10 नंबर नहीं गिन पा रहे हैं। ये देख, 9 को कैसे लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। नाम देख लो, नाम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर एंड में क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख दिया, कितने बच्चे थे टोटल? 28, 28। ठीक है, चलो। हाँ बस वही बात है। अरे पहले तो बात ही, कुछ दिन ही कुछ और होते थे, नालायक बच्चों उसमें भी फेल हो जाते थे। तो जैसे जैसे लेवल तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, वैसे तुम्हारा माइंड सोच भी तो बढ़ती जा रही है, तो डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी ना आप लोगों को। अब तुम्हें कॉलेज में भी बच्चे देखेंगे तो फेल होते होंगे, ठीक है? तुम्हारे स्कूल में अभी 11th के जैसे ही पेपर स्टार्ट होंगे ना, देखना आधी क्लास तुम्हें फेल आएगी। अकाउंट्स के अंदर तुम्हारा, इसके अंदर मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा फेलियर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ साइज ऑफ 30 पेयर ऑफ शूज। कितने पेयर है बच्चों शूज के? 30 पेयर। सोल्ड बाय अ शोरूम ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो 30 जोड़ी, 30 पेयर ऑफ शूज उसने बेचे हैं, ये उनके पैरों का साइजेस गिवन है। तो इसका टेली मार्क्स बना लोगे। इसमें क्या निकालनी है आपको? इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है बच्चों? बच्चों नाम में जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब क्या पूछा है इसने? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। अब क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? देखो, 5 नंबर साइज के कितने शूज बिके? 3, वो आप गिन लोगे, लिख दोगे। 6 नंबर साइज के कितने? 4। 7 नंबर के 7। 8 नंबर के 9। 9 नंबर के 4। और 10 नंबर के, इतने बड़े पैर बहुत कम लोगों के होते हैं, 3। ठीक है। टोटल शूज कितने में गए बच्चों आपके? 30। अब क्या बोल रहा है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। बच्चों ये क्या है? परसेंटेज निकालना है। मतलब आपका टोटल कितना था? 30। टोटल से आपको परसेंटेज निकालनी है किसकी? 3 की। तो 3 की परसेंटेज निकालनी है किसके साथ? 30 के साथ। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो गया? 10%। ऐसी 4 किसके साथ परसेंटेज निकालनी है? 30 के साथ। तो आपको सिर्फ इस नंबर की परसेंटेज निकालनी है किसके साथ? इस नंबर के साथ। उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज निकालनी आती ना सर? 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था? 30। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसी 9 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे करके आप लोग क्या निकाल लोगे? परसेंटेज। परसेंटेज एक जगह ऊपर लिख देना, जैसे इसने एक जगह, तो हर जगह परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर आपने लिख दिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज। ध्यान से देख लो भैया, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अभी पीछे क्या लिखा हुआ था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, सिर्फ क्या लिखा हुआ था? वर्ड क्या था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज नथिंग बट ओनली द परसेंटेज वैल्यूज एज कंपेयर टू द टोटल। टोटल के साथ आप परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, यस। आगे चले, फिर बात करते हैं कौन सी सीरीज? कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज तो बहुत सिंपल है। अब इसको बांटते हो किसके हिसाब से? क्लास के हिसाब से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा मैं आपको सिखाता हूँ।
जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे 10 to 20 की बात करा, 20 to 30 की बात करा, 30 to 40 की बात करा, 40 to 50 की बात करा। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या है ना, क्लास है क्लास। और कितने नंबर्स की क्लासेस है सर? 10। इसको क्या बोलते हैं? विड्थ। इसको क्या बोलते हैं? विड्थ। कितनी बात कर रहे हैं? 10 10 के डिफरेंसेस है, इसको क्या बोलते हैं? विड्थ। ये कौन सी होती है? लोअर क्लास। और ये कौन सी होती है? अपर क्लास। ठीक है, ये क्या होती है? क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट हो गई, ये क्या हो गई? दूसरी वाली अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट क्या है? 10। अपर क्लास लिमिट क्या है आपकी? 20। इनके बीच में का जो डिफरेंस जो है 10, उसको क्या बोलते हैं? क्लास विड्थ। क्या बोलते हैं उसको? क्लास विड्थ। तो ये चीजें आपको पता है क्या कर रखी है, यहाँ पे समझा रखी है। तो सर क्लास क्या होती है? क्लास हियर बाय मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन विच आइटम्स आर प्लेस्ड। तो जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये क्या हो गई? क्लास। इसको क्या बोलते हैं? क्लास। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये क्या हो जाती है? क्लास। फिर बोलते हैं क्लास लिमिट्स। तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट। तो लोएस्ट क्लास लिमिट कौन सी हो गई? पहला वाला नंबर। जैसे 0 to 10 है तो 0 क्या हो गई? लोअर क्लास लिमिट। और 10 क्या हो गया? अपर क्लास लिमिट। ऐसे ही होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल या फिर विड्थ, उसके भी क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। 10 to 20 के बीच में डिफरेंस क्या है? 10। 20 - 10। 30 to 40 के बीच में डिफरेंस क्या हो गया? 10। उसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। अब इसकी विड्थ कैसे निकालनी है? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ निकालनी है। जैसे आपने अभी जैसे बोला 10, जैसे मैंने विड्थ निकाली कितनी? 10। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब आपको ये कैसे पता कि सर 10 में ही अपने को क्लासीफाई करना है? देखो मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास डेटा था, जैसे बच्चे थे, बच्चे क्लास के अंदर 20 मार्क्स का क्या था? अपना टेस्ट था। कितना? 20 मार्क्स का टेस्ट था। तो इसके अंदर आपको क्या बनाना है? ये कंटिन्यूस सीरीज बनानी है। क्या बनाना है? कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, 20 मार्क्स यानी थोड़े ज्यादा मार्क्स का रखते हैं, 50 मार्क्स का, ताकि ज्यादा नंबर मिले। 50 मार्क्स कंटिन्यूस सीरीज में आपको बनाना है। तो किसी के 5 नंबर थे, किसी के 7 नंबर था। 50 में से कितने नंबर भैया? 5। तो किसी के 9, तो किसी के 12, फिर 15, फिर 19, फिर 22, 23, 26, 29, 33, 36, 41, 49, 47, 48। अब आपको इस डेटा को किस पे क्लासीफाई करना है? कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। अब या तो आप ऐसे भी जा सकते हो, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to, ऐसे भी जा सकते हो। या फिर आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे भी जा सकते हो। या और कैसे भी जा सकते हो क्या? 40 to 60 ऐसे भी जा सकते हो। अब लेकिन अपने को क्या चाहिए? ये निकालना है कि सर 5 5 का डिफरेंस रखना है, कि 10 10 का डिफरेंस रखना है, कि 20 20 का डिफरेंस रखना है। ये कैसे निकालना है? ध्यान से देखना। इसको कैसे निकालना है? विड्थ कैसे निकालना है? सर लोएस्ट लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन देख लो और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे ज्यादा किसके नंबर है और सबसे कम किसके नंबर है। सबसे ज्यादा कितने नंबर है? चलो एक लिख लेते हैं 50। चलो एक कर देते हैं 50। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 50। और सबसे लोएस्ट वाला कौन है? 5 नंबर। तो किसमें से किसको माइनस करना है? 50 में से माइनस करना है 5 वाले को, डिवाइडेड बाय तुम कितने क्लासेस रखना चाहते हो, मतलब कितने नंबर्स रखना चाहते हो। 1 2 3 कितना रखना चाहते हो, मतलब लेंथ कितनी रखना चाहते हो। अब ये कितना आ गया? 45। अब तुम रखना चाहते हो 5 क्लासिफिकेशन, तो कितने यूनिट्स बन जाएगी? 9। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा भैया? 0 to 9 क्लास विड्थ कितना? 0 to 9, 9 से 18, ऐसे करके आपको 5 क्या बनेंगे? ये विड्थ बन गई आपकी। ये क्या बन गई? विड्थ। नाइन्थ विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। 9 9 का आपको क्या लेना है? गैप। 0 to 9, 9 से 18, 18 से 27, 27 से 36। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना लो। तो ये कोई काम का नहीं है आपके अभी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा सब कुछ। अब आपको इसका क्या निकालना है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो बहुत सिंपल है ना, 10 से 20 का अगर मैं मिड पॉइंट बोलूँ तो 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 15। अगर मैं बोला एक क्लास इंटरवल है 50 और दूसरी क्लास इंटरवल है 70, इनके बीच में डिफरेंस, वो सॉरी डिफरेंस नहीं, वो बीच कितना कर देंगे? 2। कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 60। आगे ना, मिडिल टर्म है ना। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बस कुछ नहीं है बाकी। फिर कंटिन्यूस सीरीज की कितनी टाइप्स होती है? टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज कितनी कितनी होती है बच्चों? 6 तरीके की कंटिन्यूस सीरीज होती है। कौन सी? एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इसको लिख लो। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज लिख लो, लिख लो रजिस्टर में, रजिस्टर में लिख लो बस। लास्ट है टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज।
एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास और मिड वैल्यू।